जो यूपी के गाजियाबाद में जन्मा, लेकिन राजनीति की कर्म भूमि बनाया दौसा को, जिसका नाम था राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी, जिसने पिता की मौत के बाद मंत्रियों की कोठियों में दूध बेचा, वायुसेना में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। जब बात अपने हक की आई तो पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के सामने भी सीना तान कर खड़ा हो गया, जिसके टेलीफोन कनेक्शनों को लेकर दौसा के लोग आज भी इतराते हैं। मंत्री रहते जिसने पीएम नरसिम्हा राव के गॉडमैन तांत्रिक चंद्रा स्वामी को भी जेल में डाल दिया। राम राम सा जिनकी टेग लाइनें बन गई। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे स्वर्गीय राजेश पायलट के राजनीतिक सफर। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजेश पायलट दूधवाले से केंद्रीय मंत्री तक 10 फरवरी 1945 को गाजियाबाद में हुआ जन्म। स्कूल के दिनों में मंत्रियों की कोठियों में बेचते थे दूध। मंत्री बनकर उन्हीं में से एक बंगले में रहे पायलट। भारत पाक युद्ध में हुए शामिल, वायुसेना पदक से सम्मानित भी हुए पायलट। राजनीति में आए तो शिखर तक छा गए। राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी था। उनका जन्म 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के वर्तमान जो गौतम बुद्ध नगर कहलाता है के वेदपुरा गांव में एक गुर्जर परिवार में हुआ। 11 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। इस कारण परिवार की जिम्मेदारी राजेश पायलट पर आ गई। जीविका की तलाश में वे दिल्ली आ गए, जहां वे अपने चचेरे भाई की डेयरी में काम करते थे। गाय भैंस की देखभाल के साथ ही वे शाम सुबह घर घर जाकर दूध बेचते थे। राजेश्वर प्रसाद इन दिनों सुबह सुबह मंत्रियों की कोठियों में भी दूध देने जाते थे, फिर जल्दी आकर स्कूल जाते। इसी तरह शाम को भी दूध बांटकर फिर पढ़ने के लिए समय निकालते। दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के म्यूनसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई भी करते थे। उस समय मंत्रियों को क्या पता था कि कल ये दूध बेचने वाला केंद्रीय मंत्री बनकर इन्हीं बंगलों में रहने आएगा। इन संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वायुसेना में भर्ती हो गए। वायुसेना का सफ़र उन्होंने भारतीय वायुसेना एक लड़ाकू पायलट के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं दी। स्क्वाड्रन लीडर के पद पर रहते हुए उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए उन्हें वायुसेना पदक से भी सम्मानित किया गया। साधारण परिवार से उठकर सांसद बने, इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर राजनीति में आए। वायुसेना से इस्तीफा देकर कांग्रेस से जुड़े। 1980 में भरतपुर से पहली बार सांसद बने। संजय गांधी ने नाम रखा राजेश पायलट। स्वर्गीय इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। तब उनकी संजय गांधी से अच्छी दोस्ती हो गई। तब संजय गांधी ने राजेश्वर, तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, तुम्हारा नाम बदलकर राजेश पायलट रख दिया जाए। समझो ये दिन उनके जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। जैसे ही उनका नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलकर राजेश पायलट रखा गया, उनका राजनीति में एक नया जन्म हो गया, जिन पर सीधे इंदिरा गांधी और संजय गांधी का हाथ हो। भला उन्हें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता था। उन्होंने अपना पहला चुनाव ही राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से लड़ा और वो चुनाव जीते। भरतपुर से लगभग 4 साल सांसद रहे। इस दौरान भरतपुर के लोगों से उनकी नज़दीकियां बन गई, कर्मस्थली बना लिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राजेश पायलट को 1991 में, 1996 में, फिर 1998 में और उसके बाद फिर मध्यावधि चुनाव में हुए 1999 में उनको टिकट दिया और लगातार वे दौसा सीट से कांग्रेस का नेतृत्व करते गए। यहाँ से लगभग 20 साल तक वे सांसद रहे। राजेश पायलट के दौसा के लोगों से एक तरह से पारिवारिक रिश्ते बन गए। उन्हें लगता ही नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उन्हें लगता था उनकी सारी रिश्तेदारियाँ, सारे परिवार दौसा में ही है। इस दौरान में जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, केंद्र में मंत्री रहे, केंद्रीय परिवहन मंत्री रहे, उन्होंने ग्रामीण संपर्क को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की परिकल्पना उस समय स्वर्गीय राजेश पायलट ने की। जब दूरसंचार मंत्री बने तो भारत में टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी गई। इस दौरान उनके द्वारा जयपुर, दौसा, भरतपुर, दिल्ली के लोगों में जो टेलीफोन लगाए गए, बताया जाता है कि उस समय टेलीफोन के लिए बड़ी अप्रोच लगाई जाती थी। और राजेश पायलट उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे, तो उनके किसी कागज़ पर भी लिखे हुए हस्ताक्षर करे हुए से लोगों को टेलीफोन के कनेक्शन मिल जाते थे। तो लोगों को लगता था कि ये कनेक्शन राजेश जी पायलट के द्वारा लगाया हुआ है।
आज भी जिनके घरों में उनके द्वारा लगाए हुए सैमसंग टेलीफोन कनेक्शन है, वो बड़े गर्व से और फख्र के साथ बताते हैं कि साहब देखिए ये टेलीफोन जो कनेक्शन है, ये नंबर हमारा राजेश पायलट जी के ज़माने का है हमारे घर में। तो ये उनके लिए अपने आप में प्राउड का एक क्षण होता है। तो उन्होंने हमेशा लोगों को राहत देने की कोशिश की, किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। जय जवान जय किसान ट्रस्ट की स्थापना की, इसके माध्यम से भी लोगों की सेवा की। चुनावी सभाओं में उनके संबोधन का शुरुआती शब्द राम राम सा आज भी प्रचलित है। वो किसी भी कार्यक्रम में अपना उद्बोधन राम राम सा बोलकर ही देते थे। चुंदरी का साफा, गले में सफ़ेद गमछा और राम राम सा, ये स्वर्गीय राजेश पायलट की पहचान बन गए। आज भी उनके बेटे सचिन पायलट चुनावी सभाओं में राम राम सा से ही उद्बोधन शुरू करते हैं। उनके चाहने वाले हजारों लाखों दीवाने भी राम राम सा का उद्बोधन करते हैं। राजेश पायलट गृह राज्य मंत्री रहते हुए कश्मीरी अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों के द्वारा उनको कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, राजेश पायलट को केंद्र की ओर से घाटी में बातचीत की पहल का जिम्मा सौंपा गया। उस दौरान उन्होंने कई अलगाववादी और विद्रोही गुटों जैसे JKLF के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। घाटी में शांति बहाली के उनके इन प्रयासों और चरमपंथियों के खिलाफ सख्त रुख के कारण हरकतुल अंजार जैसे प्रमुख आतंकी संगठनों और बहुत सारे अलगाववादी गुटों ने उन्हें लगातार धमकियां दी। इसके बावजूद उनकी परवाह नहीं करते हुए वो लगातार उनसे संवाद जारी रखा और जम्मू एंड कश्मीर भी जाते रहे। इससे ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल निडर थे और उन्होंने कई बार कहा भी कि वो इन धमकियों से डरते नहीं हैं। एक और उनका चर्चित किस्सा है कि वो PV नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे और चंद्रा स्वामी जो तांत्रिक थे, उस समय के बहुत बड़े तांत्रिक थे और उनको गॉड फादर के रूप में भी मानते थे। वो राजनीति के उनके तांत्रिक गुरु भी थे एक तरह से PV नरसिम्हा राव के। और PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी ही जो है मंत्रिमंडल में वो गृह मंत्री थे। और शिकायत आई तांत्रिक चंद्रा स्वामी की, उनकी जांच कराई और जांच कराने के बाद चंद्रा स्वामी को हथकड़ी डालकर जेल भिजवाने का काम किसी ने किया तो वो राजेश पायलट जी ने किया। आप सोच सकते हो, जो जिस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में जो गृह राज्य मंत्री हो और उनके PM का जो गुरु हो तांत्रिक चंद्रा स्वामी, जिसकी तूती बोलती हो, उसे जेल में डालने का काम अगर कोई गृह राज्य मंत्री कर दे तो कितना बड़ा दिल होगा और कितना बड़ा मन रखते होंगे कि वो उन्होंने परवाह नहीं की कि यार मेरे PM के गुरु है। उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया कि ये मेरी जिम्मेदारी है। जब उनके खिलाफ कोई घोटालों की शिकायत आई है तो उसकी जांच करके उन्हें जेल में डालने का काम किया। तो उन्हें कई बार जो है धमकियां मिलती रही। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 1993 और 1995 के बीच की बात है। उस समय राजनेताओं के बीच चंद्रा स्वामी बड़े चर्चित थे। ऐसा माना जाता था चंद्रा स्वामी जो कहते थे वो होता था, क्योंकि जिसका जो प्रधानमंत्री का गुरु हो तो उसकी तो बात कौन टाल सके। तो 10 करोड़ रुपए की विज्ञापन की बात तो उन्होंने कही थी किसी अखबार वाले को कि 10 करोड़ के विज्ञापन का ठेका मिलेगा और इसको लेकर उन्होंने बड़ी ठगी की थी। ये मामला भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ। इस मामले में कोई भी हाथ डालना नहीं चाहता था, लेकिन राजेश पायलट ने उन पर हाथ ही नहीं डाला, उन्हें जेल में भी डाला। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से भी राजेश पायलट को धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने तमाम चीज़ों की परवाह नहीं की। हालांकि कुछ दिनों बाद उनका जो गृह मंत्रालय छीन लिया गया। राजेश पायलट हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। उन्होंने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन वे पार्टी में रहकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ कई बार बगावती तेवर दिखाए। वर्ष 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद उम्मीदवार सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जबकि वो सोनिया गांधी के उम्मीदवार थे। हालांकि चुनाव हार गए अलग बात थी, लेकिन चुनौती दी। फिर 1998 में जब सोनिया गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी चल रही थी तो राजेश पायलट ने फिर उनके खिलाफ नामांकन भर दिया। हालांकि बाद में वो नामांकन वापस ले लिया। कुछ लोगों ने समझाया कि भाई सीधा टकराव ठीक नहीं है, वो मान गए, लेकिन ले लिया। जब वर्ष 2000 में जतिन प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तब राजेश पायलट ने सोनिया गांधी का साथ नहीं देकर जतिन प्रसाद जी का साथ दिया। तो यानी कि वो सीधा टकराव लेते थे। पार्टी में रहकर पार्टी की जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती थी उसके विरोध में खड़े हो जाते थे। सोनिया गांधी के खिलाफ भी वो कई बार
उनके सामने खड़े हुए, उनके खड़े किए हुए उम्मीदवारों के सामने वो खड़े होकर लड़े। और जो आदमी कह सकते हैं ना कि जिस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में हो, अगर उसके गवर्नमेंट को ही अगर वो जेल में बंद कर दे तो उससे बड़ा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। और उन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी के उच्च नेतृत्व के निर्णयों को, उनकी गलत निर्णयों का विरोध किया। सबसे खास बात है कि राजेश पायलट की कर्मभूमि दौसा से बहुत गहरा लगाव रहा। और आप सोच सकते हो ये ईश्वर की करामात है या देवीय शक्ति है कि जिस दौसा में उन्होंने 20 साल सांसद रहे, वहीं पे एक कार्यक्रम को संबोधित करके वो जयपुर लौट रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस दिन, 11 जून वर्ष 2000 का साल था। और भंडाणा के पास जैसे ही उनकी कार पहुंची, एक ट्रेलर में टक्कर हो गई। उस समय कार को खुद राजेश पायलट चला रहे थे। सड़क हादसा इतना भयानक था कि राजेश पायलट को वहाँ से गंभीर अवस्था में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने खूब कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सके और उनका निधन हो गया। राजेश पायलट के लिए जब निधन की समाचार दौसा और दौसा के आसपास होते हुए देश में पहुंचा, क्योंकि उस समय संचार माध्यम तो काफ़ी था लेकिन जिस तरह आज है सोशल मीडिया का दौर नहीं था। लेकिन ऐसे मतलब क्योंकि उनका लगाव ऐसा था कि जिनके घरों में उनकी तस्वीरें थी, लोगों ने 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाया। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और आज भी राजेश पायलट को बहुत ही श्रद्धा से याद किया जाता है। उनके द्वारा जो काम कराए गए हैं, जो जनहित के निर्णय थे, जो उनकी लोगों से जुड़ाव था, उनको मतलब वो लोग जो याद करते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो आज भी सचिन पायलट में कहीं न कहीं राजेश पायलट की छवि देखते हैं। और इसलिए राजेश पायलट के ज़माने के हजारों लाखों लोग आज भी सचिन पायलट के साथ हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। भले ही सचिन पायलट के खिलाफ कितना ही बड़ा विकट समय आया हो। जब उनकी राजेश पायलट जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ी दौसा से, तो दौसा के लोगों ने रमा पायलट जी को जिताया। जब सचिन पायलट चुनाव मैदान में आए तो सचिन पायलट को भी जिताया। और अभी भी सचिन पायलट भले ही किसी भी सीट से खड़े होते हों, राजेश पायलट जी का एक तरह से हाथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ तो रहता ही है, पर राजेश पायलट जी का हाथ अदृश्य रूप से सचिन पायलट पर हमेशा रहता है। और जितनी ताकत खुद सचिन पायलट ने अपने स्तर पर बनाई है, उससे कहीं बड़ी ताकत आज भी सचिन पायलट के पीछे कहीं न कहीं स्वर्गीय राजेश पायलट की खड़ी नजर आती है। क्योंकि जो युवा पीढ़ी सचिन पायलट जी की उम्र की है, वो तो हो सकता है सचिन पायलट जी ने खुद की मेहनत के दम पर तैयार की है, लेकिन जो उनके पिता और उनके पिता के से बड़ी उम्र के लोग हैं, वो आज भी राजेश पायलट के नाम पर सचिन पायलट के साथ में खड़े रहते हैं। और खड़े नहीं रहते हैं, उनके कहने, उनके यस को यस और उनके नो को नो कहने को वो आगे रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राजेश पायलट जैसा किसान नेता, क्योंकि वो भले ही गुर्जर जाति में पैदा हुए हों, लेकिन आज भी 36 कौम के लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। चाहे उनमें मुरारी मीणा जी हो, चाहे दौसा के और दूसरे नेता हो, तमाम जो बड़े नेता है वो आज भी उनमें अपना गुरु ढूंढते हैं। बहुत सारे नेताओं की पहचान एक जाति से विशेष से बनकर रह जाती है, लेकिन स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पहचान एक किसान नेता के तौर पर है, जिन्हें हर कम्युनिटी का नेता, हर कम्युनिटी का व्यक्ति अपना नेता मानता है। क्योंकि राजेश पायलट जी के जयपुर से लेकर दिल्ली दरबार तक हमेशा उनके दरवाजे लोगों के लिए खुले रहे, लोगों की खुले हाथ से उन्होंने मदद करी। इसलिए उनके स्वर्गवास के बाद भी लोग उनके बेटे में उनकी छवि देखते हैं। और आज भी राम राम सा कहने के साथ ही लोगों को स्वर्गीय राजेश पायलट जी याद आते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि राजेश पायलट जी की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम सचिन पायलट कर रहे हैं। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।